बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बेटा आज हम चैप्टर 2 एफएससी पार्ट 1 जो है उसके एमसीक्यूज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपने लेक्चर। जी वेलकम बैक। ये है जी आपके आज के टॉपिक्स। चैप्टर 2 के तकरीबन सारे ही टॉपिक्स हैं इसमें। जिसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद है जी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, टॉर्क और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए जाहिर बात है आपको इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आने चाहिए। सबसे पहले आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें कह रहा है जी विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन गिव रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो। सिंपल सी बात है, अगर दो फोर्सेस हैं और आप चाह रहे हैं कि उनका रिजल्टेंट जीरो आए तो उन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ चूंकि उसने मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा था तो इसलिए अल्फा आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टेंशन बेसिकली फोर्स है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 एंड 40 एक्टिंग एट राइट एंगल विद ईच अदर इज देखें, एक फोर्स है फर्ज करें 30 न्यूटन, दूसरी 90 के एंगल पे 40 न्यूटन लग रही है, इनका ये रिजल्टेंट है। तो ये देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये बनेगा 900 प्लस 1600 और ये बन जाएगा 2500 और इस तरह से 50 आपका आंसर आ जाएगा, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर डेल्टा है। एंटी पैरेलल का मतलब है 180 डिग्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज जीरो। सिंपल सी बात है, अगर एक फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है तो फिर वो सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, यानी उसका सारा का सारा एक्स कंपोनेंट ही होगा, वाई कंपोनेंट उसका जीरो होगा। A single vector which has the same effect, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 6 एंड 8 एक्टिंग राइट एंगल टू ईच अदर। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर आया था। 6 न्यूटन इस तरफ कंसिडर कर लें, 8 न्यूटन इस तरफ कंसिडर कर लें। इनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे आएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे बनेगा 36 प्लस 64, ये बन जाएगा 100 और इस तरह से आपका 10 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज अलोंग वाई एक्सिस, इट्स एक्स कंपोनेंट इज जीरो। ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आया है। अब ये फोर्स चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है तो इसका एक्स कंपोनेंट जीरो है। द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 6 न्यूटन एक्टिंग एट राइट एंगल टू 8 न्यूटन फोर्स इज। ये अभी मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले किया है, ये देखें ये क्वेश्चन। तो सेम यही क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है इधर, तो इसका भी आंसर 10 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 एंड 35, द करेक्ट आंसर विल बी। देखिए यहाँ उसने एंगल नहीं बताया इनके दरमियान। तो जब आपको दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल ना बताया जाए तो फिर खुद ही सोचा करें कि अगर इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल जीरो होता तो फिर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आनी थी और वो कितनी आ सकती है, 95 न्यूटन इस क्वेश्चन के मुताबिक। और अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 होता तो फिर रिजल्टेंट माइनस करके आना था और माइनस करके इसका आंसर तकरीबन कितना बनेगा, 25 न्यूटन। इसका मतलब है हमारे पास रिजल्टेंट की इस क्वेश्चन में रेंज आ गई 25 से लेके 95 न्यूटन, यानी कम से कम ये रिजल्टेंट हो सकता है 25 न्यूटन, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 95, या इनके दरमियान में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब 70 न्यूटन इनके दरमियान में आ रही है, बाकी कोई भी वैल्यू इस रेंज में नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर, यहाँ कुछ सिंबल है ये थोड़े खराब आ गए तो मैं आपको ऐसे ही लिख देता हूं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन YZ प्लेन। अब देखें ये पॉइंट जो है इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स आप देख सकते हैं, यानी ये स्पेस वाला पॉइंट है। तो अगर आप इसके किसी एक प्लेन पे प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर लेना चाहते हैं, तो फिर देखें वो प्लेन कौन सी है।
उस प्लेन में जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप वही कोऑर्डिनेट इसमें शामिल करेंगे। देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्पेस के केस में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो तो सिंपल होगा AI प्लस BJ प्लस CK, यानी x कोऑर्डिनेट साथ I, y कोऑर्डिनेट साथ J, z कोऑर्डिनेट साथ K। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि YZ प्लेन में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो फिर इसका आंसर क्या है, ये, यानी इसमें सिर्फ आप y कंपोनेंट और z कंपोनेंट y और z कंपोनेंट शामिल करेंगे, x कंपोनेंट शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे ये पूछता कि इसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, तो उसमें सिर्फ आपने ये दो कंपोनेंट्स शामिल करने थे। अगर मैं पूछता जी एक्स प्लेन में क्या होगा, तो उसमें फिर आपने कौन से दो कंपोनेंट शामिल करने थे, एक्स और जी वाले। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग गिव्स जीरो रिजल्टेंट। ये बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन है। उसके बाद वो कह रहा है जी कि द वेक्टर एज द कंपोनेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स इज। अच्छा, ये अभी थोड़ा गलत कंपोज हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर है ए, वो कह रहे हैं इसके दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई, और वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, यानी ए एक्स की मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जा सकता है। तो ये बड़ा सिंपल है, ये देखें, आप वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, इस तरह से एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, आपके पास ये बन गया। ए एक्स को एक तरफ रहने दें, उसको दूसरी तरफ ले जाएं, ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर। और यहां से अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ए एक्स की मैग्नीट्यूड आ गई ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। अब देखें ये कौन सी ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जी डी ऑप्शन। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज आल्सो सेम मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डी। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन 2.13 भी है, जिसमें वो कहता है कि अगर दो वेक्टर हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है, उनको ऐड करें तो रिजल्टेंट भी उतना ही आए, तो इनका आपस में एंगल क्या होगा। तो फिर हम कहते हैं जी अंदर के एंगल साथ साथ हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है, तो फिर इन दोनों का बाहर का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। ये उस शॉर्ट क्वेश्चन के मुताबिक आंसर है। आप इस तरह के क्वेश्चन का ये फार्मूला यूज करके भी आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं और उनके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड लिखूं, तो उसके लिए मैं ये फार्मूला यूज कर सकता हूं। ये फार्मूला हर तरह के क्वेश्चन के लिए वैलिड है। इसमें वेक्टर्स की बात की जा रही हो, उनकी एडिशन की बात की जा रही हो, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड वगैरह की बात की जा रही हो। अब ये जो थीटा है ये ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल है। ए और बी आपके सामने है, आर जो है ये रिजल्टेंट है। अब देखें इसमें वो कह रहा है जी सबकी मैग्नीट्यूड एफ है। फर्ज कर लें इसकी जगह भी एफ पुट कर दें, एफ एफ ए भी दोनों एफ है, तो ये 2f स्क्वायर हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा। ये भी एफ है, ये बन गया एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब जब ये इस तरफ आएगा तो माइनस एफ स्क्वायर बच जाएगा, 2f स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 नीचे आ गया, कॉज ऑफ थीटा आपके पास -1/2 आ गया। और कॉस थीटा किस एंगल के लिए -1/2 देता है, ये आप जानते हैं 120 डिग्री। अब इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विल बी। अब देखें दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम जो है वो ओबे हो सकता है। तो देखिए होगा क्या, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है जी। तो ये आपका 4D ऑप्शन बनेगा, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय a। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर इक्वल इफ वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस।
बेटा ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है इसी चैप्टर का। इसको आप इस तरह देख सकते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर इक्वल। देखिए फर्स्ट करें, एक्स कंपोनेंट को मैं कहता हूं ए कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट है ए साइन थीटा। जो उसने बोला वो आपने कर दिया, इक्वल कर दें। कॉस थीटा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होगा टेन, दूसरी तरफ 1 रह गया। अब टेन किस एंगल पे देता है, 45 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग 30 डिग्री विद वाई एक्सिस, its x component is a force of 10 Newton acting along 30 degree with y axis, its x component is। अब देखें, फोर्स है 10 न्यूटन और ये y एक्सिस के साथ लग रही है कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। तो आप जानते हैं अगर y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो x एक्सिस के साथ कितना बनेगा, 60 डिग्री का। अब आप क्या करें, अब आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। उसने आपसे x कंपोनेंट पूछा है। हम जानते हैं x कंपोनेंट होता है, जैसे अगर मैं फोर्स को F का नाम दे दूं तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, F cos ऑफ थीटा। अब F की जगह 10 आ जाएगा और cos ऑफ 60, cos 60 क्या होता है 1/2। ये इसको कैंसिल कर देगा और आपके पास 5 आंसर आ गया। ठीक है जी, 5 आपके पास आंसर आ जाएगा इसका जी, 5 न्यूटन अल्फा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि ये जो वेक्टर लिखा हुआ है इसकी मैग्नीट्यूड क्या है। आप फर्ज कर लें कि ये वेक्टर है ए, ये है वेक्टर ए आई हैट माइनस जे हैट माइनस 3 ए हैट। अब ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, जाहिर बात है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी आई का कॉफिशेंट, उसके बाद जे का कॉफिशेंट, उसके बाद ए का कॉफिशेंट सारे का स्क्वायर, 1 + 1 + 9 सारे का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर रूट यानी चार्ली ऑप्शन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन नॉट बी। ये भी मैंने आपको ऊपर एक बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर की रेंज निकालने का क्या तरीका है। पहले आप ऐड करें, उसके बाद आप माइनस करें, तो आपके पास रिजल्टेंट की रेंज आ गई है 2 से लेके 18 तक। अब ये 20 न्यूटन है जो इस रेंज में नहीं है, बाकी सारे इस रेंज के अंदर मौजूद है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 30 एंड 40 एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। मैंने आपको बताया था कि जब पैरेलल वेक्टर हो तो फिर उनकी मैग्नीट्यूड ऐड होकर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आती है। तो ये आपके पास 70 आ गया। इफ ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बेटा ये आपके पास वेक्टर ए है 2y + j + 2k। इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, 4 + 1 + 4, और ये आपके पास 9 आ गया और स्क्वायर रूट लेकर 3 आ जाएगा, यानी बीटा आंसर आपके पास बन गया। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकालना चाह रहा है। बी वेक्टर आपके पास गिवन है 4i + 5k। तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर यानी 16 + 25, ये आपके पास बन जाएगा 45 का स्क्वायर रूट। असल में ये थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ है पेस्ट करते हुए, ये बीटा आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है सेकंड टॉपिक आपका, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। इसमें कह रहा है जी, इफ आर एक्स इज नेगेटिव एंड आर वाई इज पॉजिटिव द रिजल्टेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आर एक्स और आर वाई अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, अगर एक्स पॉजिटिव और आर वाई नेगेटिव है तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आर एक्स एंड आर वाई बोथ आर नेगेटिव, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, इन थर्ड क्वाड्रेंट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा फाई जो है वो हम जानते हैं ये होता है, और हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई बराबर होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और फाई बराबर होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में फाई ये है
और थीटा क्या होता है ये, यानी 180 माइनस 5। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में फाई ये है और थीटा क्या होगा, थीटा ये होगा पूरा एंगल, यानी 180 प्लस 5। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फाई ये है और थीटा क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंगल, यानी 360 माइनस 5। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स का मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें आंसर क्या होगा, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो इसमें आंसर क्या होगा, बीटा। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट्स आर इक्वल। मैग्नीट्यूड्स ऑफ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट्स आर इक्वल, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज। देखिए डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को आप ए बी कॉस थीटा कह सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को ए बी साइन थीटा कह सकते हैं। दोनों में ए बी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इधर डिवाइड हो गया, डिवाइड होगा तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। tan थीटा 1 होने का मतलब है थीटा कितना है, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर। ये उसने डॉट प्रोडक्ट की बताई है मैग्नीट्यूड और ये क्रॉस प्रोडक्ट की बताई है। वो कह रहा है ये है। अब डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का मतलब है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये कितना है 6 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और ए बी साइन थीटा कितना है 6। अब देखें जब आप इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से डिवाइड करें, फर्ज करें मैं नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूं और इसके साथ डिवाइड कर देता हूं ए बी कॉस थीटा और इधर 6 इंटू 3 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, इस तरफ आ गया tan ऑफ थीटा 1/3 स्क्वायर रूट। tan थीटा जो है 1/3 स्क्वायर रूट किस एंगल पर देता है, 30 डिग्री पे। अगर सिर्फ 3 स्क्वायर रूट होता तो फिर इसका आंसर होना था 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आई डॉट जे क्रॉस के। बेटा आप जानते हैं जे क्रॉस के जो है ये आई के इक्वल होता है और आई डॉट आई क्या होगा 1। आई डॉट आई क्या होता है 1। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम व्हेन दे आर पैरेलल। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और अगर ये पैरेलल होंगे तो cos ऑफ 0 करना पड़ेगा और cos 0 का आंसर क्या होता है 1, यानी मैक्सिमम। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए बी। पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये असल में चैप्टर 4 का एक फॉर्मूला है। यहाँ चूंकि डॉट प्रोडक्ट में ये एक एग्जाम्पल है तो इसलिए यहाँ भी ये मौजूद है। Power can be defined as dot product of force and velocity. Dot product of vector with itself is called self scalar product या self dot product. तो बेटा ये आप जानते हैं कि self scalar product अगर मैं वेक्टर A का लूं तो ये बनेगा फर्स्ट की मैग्नीट्यूड सेकंड की मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा और इन दोनों के दरमियान 0 एंगल होगा और cos 0 क्या होगा 1। आपके पास आंसर आ जाएगा a स्क्वायर। प्रोजेक्शन ऑफ B along A, प्रोजेक्शन ऑफ B along A, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या होगा, जैसे फर्ज करें ये है आपके पास वेक्टर बी और ये है आपके पास वेक्टर ए, ये दोनों के दरमियान एंगल थीटा है। आपसे कोई ये कहता है कि बी का प्रोजेक्शन ए पर लें तो आप बी का ए पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें, ये क्या बनेगा बी कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या होगा बी कॉस थीटा। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर मैं ए डॉट बी फाइंड करूं तो ये किसके इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा। यहां से बी कॉस थीटा किसके इक्वल होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास बेटा 4D ऑप्शन बन रही है ए डॉट बी डिवाइड बाय बी की मैग्नीट्यूड। ठीक है, असल में ये सारी ऑप्शंस ठीक से लिखी नहीं गई, थोड़ी सी वो कंपोजिंग मिस्टेक आ गई है तो इसलिए मैं आपको यहाँ ही लिख के आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट है जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री। यानी अगर दोनों में एंगल 0 है, पैरेलल वाला केस है, तो फिर cos ऑफ 0 का हो जाता है 1 और आपके पास उन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाता है। इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में आप देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद ईच अदर। देखिए इसमें वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, यानी ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड ए बी साइन ऑफ 30।
साइन 30 होता है 1/2, तो आपके पास ए बी डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा, यानी डेल्टा। नेक्स्ट कह रहा है द क्रॉस प्रोडक्ट के क्रॉस जे। अब जानते हैं कि जे क्रॉस के जो है ये आई इक्वल होता है, तो जब वेक्टर प्रोडक्ट में तरतीब को उल्टाया जाता है यानी के क्रॉस जे करेंगे तो ये माइनस आई बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बन रहा है डेल्टा माइनस आई। इसके बाद चौथा टॉपिक है टॉर्क। वो कह रहा है काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड टॉर्क, यानी जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है। यानी फोर्स लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन पैदा करती है, तो टॉर्क जो है वो एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज perpendicular to the plane containing R and F, containing R and F। कैसे? टॉर्क जो है ये R और F का वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हर ऐसा वेक्टर जो वेक्टर प्रोडक्ट के थ्रू हासिल किया जाता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। यानी मैं कह सकता हूं टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू R एज वेल एज परपेंडिकुलर टू F, तो इसका मतलब है R और F की जो प्लेन है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। फोर्स एंड टॉर्क आर एनालॉगस टू ईच अदर, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं। जो काम फोर्स लीनियर मोशन में कर रही है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में कर रहा है। पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स वेक्टर एफ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन टॉर्क वुड बी मिनिमम। क्योंकि अगर मैं टॉर्क की मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिखूं वो होगा आर एफ साइन थीटा। सेम डायरेक्शन का मतलब है साइन एंगल जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो, तो सारा टॉर्क आपके पास जीरो आ जाएगा। Torque of a force is given by, तो it has maximum value when R and F are perpendicular। बेटा ये ऊपर सिंबल थोड़े से गलत है, ये वेक्टर का निशान है असल में, यानी वो कहना ये चाह रहा है कि टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब आप इसको अगर ओपन करें तो बनेगा आर एफ साइन थीटा इंटू एन हैट, और वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी। तो हम जानते हैं कि साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल पे आती है? 90 डिग्री पे, और वो कितनी होती है? 1। तो जारी बात है फिर इसका आंसर मैक्सिमम किस एंगल पे आएगा? 90 डिग्री पे। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ठीक हो गया। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो बेटा ये था आपका आज का एमसीक्यूज वाला पोर्शन, जिसमें मैंने चैप्टर 2 को कंप्लीटली डिस्कस किया है। काफी सारे एमसीक्यूज इसमें डिस्कस हुए हैं, और ये सारा सोल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि अगर आप बाद में इसको रिवाइज भी करें, अगर आप प्रैक्टिस करें खुद से, तो आपके पास सारा का सारा सोल्यूशन मौजूद हो। ठीक है जी। तो बेटा ये था आपका आज का लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि आपको आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मैं हाजिर हूँ, आप किसी भी वक्त किसी भी प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।